हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग को कवर करेंगे। आर्टिकल राइटिंग का ये पार्ट यूपी बोर्ड के एग्जाम में लास्ट ईयर से इंक्लूड किया गया है और अब आपको आगे के एग्जाम्स में जब भी आप यूपी बोर्ड क्लास 12th का पेपर देखोगे तो उसमें एक सेक्शन होगा राइटिंग सेक्शन, सेक्शन बी, जिसमें दो क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन में आपको लेटर राइटिंग का क्वेश्चन दिया होगा और एक क्वेश्चन में आपको आर्टिकल राइटिंग के लिए कहा जाएगा। जो आर्टिकल राइटिंग वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको 3 आर्टिकल्स दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं एक पे आर्टिकल आपको लिखना होगा। लास्ट ईयर किसी एक सेट में 3 आर्टिकल्स दिए गए थे, जिनमें से एक आर्टिकल ये भी था टेररिज्म। तो पहले हम लास्ट ईयर के जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे और फिर कुछ अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मुझे दिखेंगे वो मैं आपको कराऊंगा। आर्टिकल राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सब से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल राइटिंग का वेटेज है वो बहुत अच्छा है और अच्छा खासा है। 10 नंबर जो कि फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बिना लिखे आपको ये नंबर मिल जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। आर्टिकल राइटिंग में 2-3 चीज़ें अगर बहुत क्लियर हो तो नंबर 10 में से 8-9 ये मिलने ही मिलने हैं। एक, आपकी राइटिंग थोड़ी बेहतर हो। अगर राइटिंग अच्छी नहीं भी है, बेहतर नहीं, थोड़ी बेहतर मैंने कही, थोड़ी बेहतर हो कि बहुत आसानी से समझ में आ रही हो। अगर नहीं भी है तो आप साफ लिखते हो, आप थोड़ा सा उसमें बहुत कट नहीं करते हो, क्योंकि राइटिंग सेक्शन है तो राइटिंग सेक्शन में राइटिंग तो देखी ही जाएगी। इसके अलावा जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो वो बहुत वैलिड हो, बहुत क्लियर हो, बहुत ही रिलेवेंट हो, बहुत आसानी से रीडर्स को या जो भी एग्जामिनर हो वो समझ पाए। तो ये अगर ऐसा करते हो तो 10 में से 8 से 9 नंबर आपको फ्री के नंबर है। क्यों मैंने कहा एक और बात कि ये फ्री के नंबर है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो मैं 5 आर्टिकल्स आपको कराऊंगा, 10 आर्टिकल्स कराऊंगा, 20 कराऊंगा, चलिए मैं आपको 20 टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, उनमें से आर्टिकल आ ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि चलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया है और हम सबको पता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन है हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे एग्जाम में, तो उनमें से कोई ना कोई एक आर्टिकल तो फंस ही जाएगा। लेकिन ये कह दूं कि यही आर्टिकल पढ़ लो और यही है 100 नंबर का पेपर, यही पेपर में आएगा, तो ये जरूरी नहीं है। आपको वहाँ पे खुद ही लड़ना होगा, वहाँ के अर्जुन, वहाँ के कड़ आप ही हो उस बैटल में। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए सबसे जरूरी है कि आप हर दिन, आज से जो आपका आने वाला एग्जाम है तब तक, हर दिन 5 से 7 मिनट किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद कोई नहीं कहेगा आपसे, सब यही कहेंगे कि मैं जो 10 आर्टिकल्स बता रहा हूँ बस उसको पढ़ के चले जाओ। देखो मुझे पता है कि ये 10 आर्टिकल्स बता देने से आपका माइंड श्रिंक हो जाएगा। आप सिर्फ उतने ही देर के लिए सोचोगे कि चलो ये 10 आर्टिकल्स हैं, मुझे यही पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। फिर वहाँ जाओगे अपने आप को अकेला पाओगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप इन 10 आर्टिकल्स जो भी मैं कराऊंगा उनको तो ध्यान में रखो ही रखो। इसके साथ इस बात का ध्यान रखो कि आर्टिकल राइटिंग में मुझे अपनी अप्रोच क्या लानी है और अपनी अप्रोच लाने के लिए अपने आइडियाज लाने होंगे और अपने आइडियाज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेली 5 से 7 मिनट, 8 मिनट किसी को सुनो, किसी को पढ़ो। कुछ भी टॉपिक्स हो सकता है, जैसे बहुत कॉमन टॉपिक होते हैं पॉपुलेशन, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, वाटर सेविंग, बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक्स आप जानते होंगे जिन पे कभी भी आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो इनके लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहो ताकि वहाँ पे आप अपना भी दिमाग लगाओ। लो, जब एक बार आप आर्टिकल राइटिंग को समझ लोगे कि ये होता क्या है तो फिर आपको लग जाएगा कि ये बहुत कठिन काम नहीं है। इंग्लिश में लिखना कठिन हो सकता है लेकिन आर्टिकल पे लिखना कोई कठिन काम नहीं है। आपसे 120 से 150 शब्दों में पूछा जाता है, यानी कि टोटल 120 टू 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखने को कहा जाएगा। और 120 टू 150 वर्ड्स का मतलब कुछ नहीं, अगर आप 4-4 लाइन, 5-5 लाइन भी लिखोगे तो भी 3 से 4 पैराग्राफ में आपकी आर्टिकल राइटिंग कवर हो जाएगी। हमारे टाइम पे जब इससे आते थे 10 नंबर का, तो हमारे दिमाग में एक बात सेट होती थी कि हमें 10 हेडिंग बना के लिख देनी है, तो 10 नंबर तो एग्जामिनर देंगे ही देंगे। अगर हम 10 हेडिंग बना के 3-3, 4-4 लाइन लिखेंगे तो हमारा इससे बहुत अच्छा हो जाएगा और 10 में से 8 नंबर, 7 नंबर मिल जाते थे। तो यही बात आपके साथ भी, अगर आर्टिकल राइटिंग आपसे कहा जा रहा है कि 150 शब्दों में लिखिए 150 वर्ड्स में, तो एग्जामिनर को भी पता है कि 120 टू 150 कहा गया। अगर आप 3 से 4 पैराग्राफ लिखते हो, 5 पैराग्राफ लिखते हो, तो वहाँ पे 150 वर्ड बहुत आराम से हो जाएंगे, सफिशियंट होंगे और वो आपको नंबर दिला के ही रहेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसके बारे में कुछ पढ़ो और वैलिड चीज़ें लिखो। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें मैं आपको पीडीएफ बता दूं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वो टेलीग्राम चैनल है डीन सर एकेडमी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको पीडीएफ। इसके अलावा एक और चीज, आर्टिकल राइटिंग होती क्या है? तो आर्टिकल राइटिंग जो है एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, एक तरह का राइटिंग होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, जिसे हम मैगजीन में, न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए लिखते हैं। जिससे आप अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें एक एडिटोरियल पेज होता होगा। एडिटोरियल वाला जो पेज होता है उस पर तो छोटे छोटे 2 आर्टिकल लिखे होते हैं, इसके अलावा एक बड़ा सा आर्टिकल, 2 एडिटोरियल होते हैं, वो एडिटोरियल होता है और उसके अलावा एक आर्टिकल लिखा होता है। उस आर्टिकल को आप देखते हो कि कैसे वो पूरा स्टार्ट होता होगा।
इंट्रोडक्शन होते हुए वो कितना डेप्थ में जाता होगा और फिर एक कंक्लूजन होते हुए वो आर्टिकल खत्म होता होगा, लास्ट में वहाँ पे नेम लिखा होता होगा जिसका आर्टिकल वो लिखा गया होता है, जिसके भी राइटर होंगे, जो भी उसके संपादकीय होंगे या जो भी उन्होंने जिन्होंने भी उसे लिखा होगा तो उनका नाम लिखा होता होगा। यूपी बोर्ड में लास्ट ईयर भी जब पूछा गया तो सीधे सिर्फ 3 हेडिंग दे दी गई थी, लेकिन सीबीएसई में जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो देखोगे आर्टिकल राइटिंग में बाकायदा लिखा होता है कि आप कौन हैं और आप किस नाम से आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग में नाम मेंशन होता है कि आप कौन है, बाई किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो नीचे ना लिख के ऊपर जब हम पेपर में ये लिखते हैं तो बाई करके लिख देते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया था। लेटर राइटिंग में इवन सेंडर्स एड्रेस में नहीं दिया गया था कि आप कौन है और आप कहाँ से ये लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आर्टिकल था टेररिज्म का, आपको ये ध्यान रखना है कि हेडिंग अवॉइड कीजिए, हेडिंग आर्टिकल राइटिंग में नहीं दी जाती है, ठीक। तो हेडिंग आप मत दीजिए, हालांकि कई सारे जगहों पे कई बच्चों ने ऐसा किया होगा और वो सोचते होंगे कैसा कर देते हैं, इंट्रोडक्शन लगा दिया फिर उसमें, और 4 हेडिंग तो बड़ी कॉमन है, इंट्रोडक्शन, कॉज, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, ये 4 हेडिंग तो बड़ी कॉमन हेडिंग है जो आप लगा के लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप अवॉइड करो। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि सर मुझे लगता है हेडिंग लिखने से मेरा प्रभाव बढ़ेगा, तो फिर आप लिख लो, लेकिन आर्टिकल में हेडिंग नहीं लिखा जाता, आर्टिकल में हेडिंग को अवॉइड किया जाता है। 3 से 4 पैराग्राफ में या 4 से 5 पैराग्राफ में आपको अपनी बात कहनी होती है, जितने शब्दों में कहा गया है। जैसे कई बोर्ड के एग्जाम्स में ये 5 नंबर का भी पूछा जाता है, अब 4 से 5 नंबर पूछा जा रहा है तो 2 से 3 पैराग्राफ में अपनी बात को खत्म कर दो, निश्चित तौर पे आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 10 नंबर एक बहुत बड़ा वेटेज है, 10 नंबर, और ये सेक्शन देखो जब आप पढ़ोगे तो वो आपको हर तरह से काम आएगा, आपके पत्र लेखन में भी काम आएगा हिंदी में, आपके निबंध लेखन में काम आएगा हिंदी में। अगर आप आतंकवाद के ऊपर अच्छा खासा पढ़ लो, अगर ये थोड़ा सा पढ़ लो, तो आपको अभी क्लास खत्म होगी तो आपको लगेगा सर ये तो कम ही था, मैं तो और अभी बता सकता हूँ, मैं अभी और लिख सकता हूँ। ये कब कर सकते हो, जब आपके पास अपने आइडियाज होंगे, ठीक। तो 3 से 4 पैराग्राफ में अपनी पूरी बात को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक ऑर्डर में आप उस बात को समझाने जाओ। जैसे ये आर्टिकल मैं आपको कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे ऑर्डर में ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में रखी गई हैं। इस आर्टिकल को लिखने के लिए मैंने 2 से 3 घंटा अपना जो है इस पे दिया, और अलग अलग जगहों पे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, और भी जो न्यूज़पेपर में थे या फिर किसी ने कुछ कहा था टेररिज्म के बारे में, सब कुछ पढ़ते हुए और कई बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने आर्टिकल, मुझे लगा कि हाँ अब ये सेटिस्फैक्ट्री मुझे लग रहा है और ये मुझे सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये क्वार्टर में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 4 पैराग्राफ में मैंने इस आर्टिकल को लिखा हुआ है, हर पैराग्राफ में करीब 7 से 8 लाइन है, और हर पैराग्राफ में 50 to 60 वर्ड्स है, 50 वर्ड या 50 to 60 वर्ड्स है, तो करीब 200 वर्ड्स का मेरा है, क्योंकि मैं एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ। जब आप एज ए स्टूडेंट लिखोगे तो ये आपको 150 सफिशिएंट है, 150 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 150 वर्ड्स में आप अपना आर्टिकल कवर कर लो, आपको और भी सेक्शन देखने होंगे और भी काम होंगे। और जैसा मैंने बताया कि आपको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ करते चले जाना है, और पैराग्राफ के ही फॉर्म में ही लिखना चाहिए आपको, और हेडिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन हेडिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए पहला पैराग्राफ मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखा है, और जैसे ही आप इसको पढ़ोगे पहली ही लाइन आप देखो मैंने क्या लिखा है, टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ टेरर विच क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल। कितने सिंपल लैंग्वेज में मैं अपनी पूरी बात बोल गया जो मुझे बोलना है। टेररिज्म क्या है, इज एन एक्ट ऑफ टेरर, ये एक टेरर का एक्ट है, एक मतलब आतंक की क्रिया है जो क्रिएट करता है डर इन द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन लोगों के दिमाग में डर, आतंक, आतंकवादी, ये सबसे ज्यादा डर किसको सताता है, कॉमन लोगों को। इसमें जान किसकी सबसे ज्यादा है, कॉमन लोगों की। टेररिज्म लूम्स लार्ज ओवर द वर्ल्ड टुडे। देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसा लगेगा धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। टेररिज्म लूम्स लार्ज, लूम लार्ज का मतलब हो गया जो फ्राइटेनिंग दिख रहा हो आज के टाइम पे। तो टेररिज्म लूम्स लार्ज ओवर द वर्ल्ड टुडे, आज के समय में ये पूरे वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा फ्राइटेनिंग, बहुत ज्यादा डराने वाला दिखता है। इट इज द अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्शन, ये एक तरह का एक्शन है, और वो एक्शन कैसा है, वायलेंट है और अनलॉफुल है। इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से, अचीव पॉलिटिकल एम्स, कुछ राजनीतिक चीजों को पाने के लिए, और टू फोर्स अ गवर्नमेंट टू डू सो, या फिर सरकार को फोर्स करना कि मुझे ये मेरे कारण है और मुझे ये चीजें चाहिए और इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये है टेररिज्म। टेररिज्म हैज चैलेंज ह्यूमैनिटी, इसने मानवता को चैलेंज कर दिया, ह्यूमैनिटी को चैलेंज किया है। इट इज बेंट अपॉन, बेंट अपॉन का मतलब होता है तुले रहना, किसी काम के लिए तुले रहना। इट इज बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटेरियन फोर्सेज, और पूरी तरह से जो मानवतावादी ताकतें हैं उनको तोड़ने में लग चुका है। कौन, टेररिज्म। हर तरफ से पीस को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसने एक बहुत बुरा रूप ले लिया है। इट हैज टेकन एन अगली शेप एंड हैज बिकम द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, और बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है ह्यूमैनिटी के लिए। तो देखिए
शुरू के स्टार्टिंग के 4 से 5 लाइन, आप इसको 3 लाइन का भी कर सकते हो, 4 लाइन का भी कर सकते हो। ये तो अभी मैंने इसमें लिखा तो 4 दिख रहा है, अभी पेज में लिखोगे तो 6 7 8 चला जाएगा। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखिए 3 से 4 लाइन लिखिए, कम से कम 3 लाइन 4 लाइन तो आप लिख सकते हो ना, 3 से 4 लाइन तो आप लिख ही सकते हो। तो आप 4 ही लाइन लिखो, कुछ वैलिड कुछ अच्छा लिखो कि पढ़ने के बाद अच्छा लगे। आप अगर 4 पैराग्राफ में खत्म करते हो, 5 पैराग्राफ में भी खत्म करते हो, तो भी आपको 10 में से 8-9 नंबर मिल जाएंगे हर हाल में। डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, राइटिंग का बड़ा जोर रहेगा इसमें। ठीक, कई बार भाई कॉपी चेक करते हुए सुंदर राइटिंग लगती है तो आदमी चेक कर देता है, अरे यार बहुत अच्छी राइटिंग है, अच्छा ही लिखा होगा, ऐसा भी बन जाता है कई बार। अब देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं कैसे इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। अभी मैं बात कर रहा था टेररिज्म क्या है, कैसे ये एक एक्ट ऑफ टेरर है और ये फियर क्रिएट करता है कॉमन लोगों के दिमाग में, कॉमन लोगों के माइंड में। ये एक अनलॉफुल एक्शन है, एक वायलेंट एक्शन है जो गवर्नमेंट को फोर्स करता है अपने पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए। इसने पूरी तरह से ह्यूमैनिटी को चैलेंज कर दिया है, पीस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था टेररिज्म का। अब मैं इसको दूसरा डायरेक्शन दूंगा। दूसरा डायरेक्शन मतलब कुछ और बातें जो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कहूंगा, फिर कुछ एक और तरह की बातें एक नेक्स्ट पैराग्राफ में, और फिर एक कंक्लूजन करते हुए इसको खत्म करूंगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं क्या बात कर रहा हूं, टुडे टेररिज्म हैज बिकम ग्लोबल। अब ये ग्लोबल हो चुका है एंड इट्स मेन टारगेट्स आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाले अगर कोई देश है तो वो जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वही इससे प्रभावित है। और सिचुएशन तब खराब हो जाती है, सिचुएशन वर्सेन्स व्हेन इट इज प्रमोटेड बाय सम कंट्रीज। जब इसको कुछ कंट्रीज के द्वारा क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, खूब इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। पोवर्टी, हंगर, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन आर सम रीजंस टू गिव बर्थ टू टेररिज्म। इट इज ऑल्सो फाउंड, ये यहाँ भी पाया जाता है, कहाँ पे, वेन एवर द पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री बिकम्स वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉमन सिटीजन। यानी कि जब भी किसी देश की जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाती है, इनसेंसिटिव हो जाती है कॉमन लोगों के लिए, तो वहाँ पे ये पनपने लगता है, वहाँ पे ये दिखने लगता है, वहाँ पे जो टेररिज्म है उसका असर धीरे धीरे आने लगता है। तो दूसरे पैराग्राफ में अगर आप देख रहे होगे तो मैं टेररिज्म बता रहा हूँ कि कैसे टेररिज्म निकल कर आता है, कहाँ कहाँ से वो जगह हैं। पॉइंट्स तो बहुत हो सकते थे, मैं फिर कह रहा हूँ। अभी इसके बाद आपको लगेगा सर आपने 2-3 पॉइंट्स छोड़ दिए, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है, कम लिखना है, बेहतर लिखना है। The most important factor in promoting terrorism is the production of nuclear bombs, atomic bombs, missile, cannon, machine guns and such kind of weapons in large quantities. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है टेररिज्म को प्रमोट करने में तो ये इस तरह के फायर आर्म्स, हथियार, वेपन्स, एटॉमिक बम्स, न्यूक्लियर बम्स, हाइड्रोजन बम्स, ये जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीन गन, मिसाइल्स, कैनन्स, ये सारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टेररिज्म को बढ़ावा देने में। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ हथियार मंगाए, या अमेरिका ने हथियार सपोर्ट किए पाकिस्तान को, टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है उससे। रूस ने उनको सपोर्ट किया, जापान ने इनको किया, चीन ने पाकिस्तान को किया, तो इधर उधर चलता रहता है ये सब। तो इन सब से टेररिज्म बढ़ता है। तो इस पैराग्राफ में बहुत कम शब्दों में मैंने ये कोशिश की है बताने की कि टेररिज्म के कहाँ कहाँ से चांसेस हैं बनने के, क्या क्या वो जगह है जहाँ से टेररिज्म और क्या क्या कारण है। तो एक तरह से देखा जाए तो रीजन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका असर क्या क्या है। अगर ये टेररिज्म फैलता चला जा रहा है तो कुछ असर और कुछ इसके इंसिडेंट। अब ये जो मेरा थर्ड पैराग्राफ होगा, अगेन 2, 4, 6, 7 करीब करीब 7 लाइन और करीब करीब 50 से 60 वर्ड्स। इन 50 से 60 वर्ड्स में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप आर्टिकल लिखना नहीं सीख सकते हो। ये जो आपको काम कराया जाता है ना, जो आप कहते हो कि सर मुझे आर्टिकल दे दीजिए, आप सिर्फ लर्न करने के लिए सोचते हो। मैं आपको कह रहा हूँ आर्टिकल लिखना आपको खुद ही आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप खुद बैठोगे लिखने के लिए। जब खुद बैठोगे तो दिमाग पे सोचोगे कि आखिर इस बारे में क्या लिखें। इसको पढ़ने के बाद भी आपको खुद से बैठ के लिखना चाहिए। तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, देखो क्या क्या हुआ है। टेररिज्म हैज मेड दिस वर्ल्ड अ डेंजरस प्लेस टू लिव इन। टेररिज्म ने इस वर्ल्ड को एक बहुत ही डेंजरस प्लेस बना दिया है रहने के लिए। अब इस संसार में रहना मुश्किल हो गया है। वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैव डिस्ट्रॉयड द पीस ऑफ द वर्ल्ड। पूरी तरह से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज रही उसने पीस को खत्म कर दिया है। The attack of the Al-Qaeda terrorists on the twin towers of the World Trade Center in New York presents the most horrible face of international terrorism. आप सब ने वो
11/9 का कोई हमला था न्यूयॉर्क में, आपको सुना होगा, आप बहुत छोटे हो उस टाइम पे, हम लोग उस समय या 2 में हुआ था शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ईयर क्या है ना, 1 या 2 के समय का, बहुत छोटा था, 6-7 में पढ़ता था तब की बात है ये। तो उस समय एक हमला हुआ था ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क में, जब ओसामा बिन लादेन ने जो है एक प्लेन जो है जाकर सीधे क्रैश करा दिया था वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा हॉरिबल फेस है इंटरनेशनल टेररिज्म का। द अटैक ऑफ द अलकायदा टेररिस्ट ऑन द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क प्रेजेंट्स द मोस्ट हॉरिबल फेस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टेररिज्म इन इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। तो मैं बात पूरे टेररिज्म की कर रहा हूँ। हाँ, बीच में मैं इंडिया को मेंशन कर दूंगा कि इंडिया भी इससे कहीं बचा नहीं है, लेकिन बात पूरी तरह से उस टेररिज्म की होगी। इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द विक्टिम ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द पास्ट ऑन मेनी ओकेजन्स। अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी कहीं बचा नहीं इससे, ये भी इसका शिकार हुआ है बहुत सारी एक्टिविटीज का पास्ट में और कई मौकों पर। चाहे उदाहरण के तौर पे देखिए, रेड फोर्ट पे हमला, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे हमला, मुंबई अटैक, गुजरात, ये सब हमें रिमाइंड कराता है टेररिज्म कितना ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी डेप्थ को इंडिया में। तो ये थर्ड पैराग्राफ आप देखिए फिर एक डायरेक्शन में चला गया। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हाँ सर ने ये जो पहला पैराग्राफ लिखा है उसमें कुछ भूमिका बनाई है। सेकंड पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि सर बात कर रहे हैं कि क्या क्या जगह पे टेररिज्म होता है, कैसे कैसे होता है, वो कॉज कुछ दिख रहा होगा। थर्ड में दिखा रहा है क्या कि सर इनका असर क्या कर गया है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटनाएं हुई। एक खास तरह का पैराग्राफ दिख रहा है जिसमें केवल एक खास तरह की बात हुई है। अब लास्ट पैराग्राफ में मैं कंक्लूजन निकालूंगा। ये अभी मैंने बहुत शॉर्ट किया है, अगर लिखने बैठ जाओ तो 2-2.5 पन्ना लिख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर बैठ के आप सोच के लिखो कि केवल आपको लिखना ही है, आपसे कहा जाए कि 20 नंबर का आपको आर्टिकल लिखना है टेररिज्म पे, आप लिख ले जाओगे। जब आप पढ़े रहोगे तो आप लिख ले जाओगे, जरूर लिखोगे आप बहुत सारी बातें। बस ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपने विचार को, अपने आइडियाज़ को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो चौथा पैराग्राफ है आप इसमें देखो कि इसमें कंक्लूजन टाइप का लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है और जो वायलेंस है ये कोई पर्पस नहीं दिखाता, इसका कोई पर्पस है ही नहीं सर, नो पर्पस। इनोसेंट चिल्ड्रन, मेन एंड वीमेन आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का भाई कहीं बम फट गया, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? कॉमन लोग, मासूम बच्चे, मासूम मेन, इनोसेंट वीमेन, यही तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, यही इसके सबसे वर्स्ट विक्टिम है। हमारे पास क्या है? यूएनओ है, एजेंसीज है, और किसी भी फॉर्म में जो टेररिज्म है और वायलेंस है इसको बख्शना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी स्पेयर्ड, मस्ट बी कंडेम्ड एंड डिस्कार्डेड। हर तरह से इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए, इसको रोकना जाना चाहिए, इसको स्टॉप किया जाना चाहिए। सभी देशों को मिलकर शुड वेज एन ऑल आउट वॉर। वेज एंड ऑल आउट वॉर का मतलब होता है पूरा मिलजुल कर, एकदम पूरा एफर्ट लगाकर लड़ाई लड़नी चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि उधर का कुछ नहीं है, मेरे यहाँ तो है नहीं, तो उनके यहाँ से मुझे क्या मतलब, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। टेररिस्ट एक्टिविटीज शुड बी निप्ड इन द बड। निप्ड इन द बड का मतलब होता है शुरू में ही समाप्त कर देना। किसी भी हाल में टेररिज्म को जहां पे भी आपको दिख रहा हो कि यहाँ कुछ होने के चांसेस है उसको खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इसके उपाय के तो बहुत सारे कारण है, मैंने बहुत 3-4 शॉर्ट में किया है केवल कि भाई एजुकेशन भी और बढ़ाइए। जब एक हमला हुआ तो वहां से कहा कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है टेररिज्म का, उसको खत्म करिए। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो लिखी जा सकती थी। वर्ल्ड नीड्स टू राइज एवर पॉलिटिकल डिवाइड्स टू एड्रेस दिस पेरिल। पेरिल मतलब इस खतरे को बारे में बात की जाए, पेरिल मतलब खतरा, डेंजर। तो संसार को जरूरत है कि वो ऊपर उठे, टू राइज एवर पॉलिटिकल डिवाइड्स, ये जो हमारे बीच पॉलिटिकल लाइंस है उनसे ऊपर उठ के इस खतरे पे, इस पेरिल पे, इस डेंजर पे बात करें, इसको एड्रेस करें। क्योंकि अगर ये जो मॉन्स्टर है टेररिज्म का, यानी कि जो टेररिज्म का राक्षस है, मॉन्स्टर है, अगर इसको चेक नहीं किया गया, चेक का मतलब हो गया टू कंट्रोल, यहाँ पे चेक करने का मतलब है टू कंट्रोल, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया इट विल इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब निगल लेना, ये निगल लेगा, निगल लेना है ना, इट विल इनगल्फ द होल वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड को निगल लेगा। तो अब ये आखिरी पैराग्राफ में मैं कुछ कंक्लूजन टाइप का बोल रहा हूँ, है ना, कुछ कंक्लूजन दिख रहा है आपको। तो टोटल 4 पैराग्राफ में मैंने ये एक आर्टिकल कवर किया जिसका नाम है टेररिज्म। मतलब जो आर्टिकल है टेररिज्म, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझी होगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आपसे आर्टिकल राइटिंग के लिए कहा जाएगा तो
तो यहाँ तो सिखाने के लिए मैं आपको 10, 15, 20 आर्टिकल्स दे दूंगा, बता दूंगा, करा दूंगा, नोट्स बना के भेज दूंगा, जो भी है कर दूंगा। लेकिन वहाँ पे आप कैसे लिखोगे? क्या आप इन 20 आर्टिकल्स को सिर्फ रट कर जाओगे कि ये आएंगे तो लिख लूँगा, और अगर इसके बाहर के आ गए तो फिर आप क्या करोगे? लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के बारे में सोचो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स कराए, लेकिन किसी ने भी ओलंपिक्स के बारे में नहीं लिखवाया होगा, और पेपर में आर्टिकल ओलंपिक्स पे भी आया था। राइजिंग प्राइजेस पे मैंने भी बताया था, और एक पेपर के सेट में राइजिंग प्राइजेस पे आ गया था आर्टिकल। अब मैं ये गाता फिरूँ हर जगह कि देखिए मैंने ही कहा और मेरा कहा हुआ ही हो पाया, ये मेरी वजह से ही हो पाया, तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। कहने के लिए तो बड़ा आसान है कहना, लेकिन सच्चाई तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि हमें पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बड़े कॉमन हैं, इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन अपने आप को इस बात के लिए भी प्रिपेयर रखिए। और ये बात आपसे कोई नहीं कहेगा, ये बात आपसे कोई नहीं कहेगा, सब कोई क्या कहेगा? यही है और यहीं से 100 नंबर आएगा। इस आर्टिकल को पढ़ लिया तो 100 नंबर, 10 नंबर पक्के, जो भी बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर पक्के। बस ये 10 मिनट का वीडियो देख लिया तो 10 मिनट की वीडियो से आपके 100 नंबर नहीं आ सकते, 10 मिनट की वीडियो से आपके आर्टिकल नहीं पूरे हो सकते। ये जो आपने आज का सेशन कवर किया, इससे आपके 10 नंबर नहीं आएंगे, इससे खाली आपको आइडिया मिला होगा, उस आइडिया से आप 10 नंबर ला सकते हो। केवल कोई यही सेशन देख ले खाली तो वो समझ जाए कि यार आर्टिकल राइटिंग का मतलब मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद आइडियाज लाने पड़ेंगे, वो इस आइडिया से 10 नंबर ला सकता है। और कोई 10 आर्टिकल के वीडियो देख के 10 नंबर नहीं ला सकता, 5 नंबर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो 10 आर्टिकल्स की वीडियो देखेगा, 10 आर्टिकल सिर्फ पढ़ेगा और 10 ही आर्टिकल्स पढ़ के चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन बेहतर लगा होगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में जब हम आर्टिकल राइटिंग डिस्कस करेंगे तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 आर्टिकल्स डिस्कस हो, ठीक। और आने वाले किसी एक संडे में, अभी जो संडे आ रहा है या तो इस संडे को या उसके आने वाले किसी एक संडे को, ये कंफर्म है कि आने वाले किसी 1 या 2 संडे में हम आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का पूरा आर्टिकल सेशन करेंगे, जिसमें हम खाली आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो वहाँ से कहीं से भी मैं 10-12 आर्टिकल उठा लूँगा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, तो वो कर लेंगे। तो अभी आपको रिकॉर्डेड सेशन में वो आर्टिकल दे दूंगा जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, और जो अपनी तरफ से मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उनका एक अलग से सेशन कर लूँगा। ये पूरी तरह से क्लियर है। तो आपको आर्टिकल राइटिंग समझ में आ जाएगी, उसके बारे में समझ में आ जाएगा, उस पर बोलना समझ में आ जाएगा, उस पर पढ़ना समझ में आ जाएगा, और फिर बाकी जो भी होगा वो एग्जाम में देख लिया जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ आप ही अर्जुन हो और आप ही करो। सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।